हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज जो है हम आपको पेट में आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के जो है क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे कहीं बाहर कुछ नहीं जाने वाला क्वेश्चन है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता यदि आप इसको सही से ध्यान से सुनते रहे तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। केवल पेट में ही नहीं, हर एक एग्जाम में, स्टेट लेवल के लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीपी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये जो है हर एक सेक्टर में इसका टॉपिक होता है। ये सब में आते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं। तो पेट वाले विशेष कर इसको ध्यान दें, पेट का एग्जाम चल रहा है तो इसको जो है विशेष कर बच्चे ध्यान दें। ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो इसमें जो है प्रैक्टिस सेट है, इसको फटाफट देखते हुए और लर्न करते हुए साथ में ही चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए हम दोस्तों इसको हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है, कर व्यवस्था में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? कर व्यवस्था के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा राजा चिल्ल्या समिति का। राजा चिल्ल्या समिति का। दोस्तों फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग सुधार में उदारीकरण नीति के तहत किस समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों किस समिति का गठन किया गया था? नरसिंह समिति का गठन किया गया था। दोस्तों किस समिति का गठन किया गया था? नरसिंह समिति का गठन किया गया था। तो कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो चिल्ल्या समिति का। और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए किस उदारीकरण की नीति के तहत किस समिति का गठन किया गया था? तो नरसिंह समिति का गठन किया गया। तो आगे दोस्तों देखिए चलते हैं, हम प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न 3 क्या कहता है, भारतीय बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से जाना जाता है। भारतीय बजट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है 4, जीएसटी कब लागू की गई थी? जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी हमारी जो है लागू हुई थी। 1 जुलाई सन 2017 को जो है दोस्तों जीएसटी लागू हुई थी, 1 जुलाई सन 2017 को। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आर्थिक सुधार के जनक किसको माना जाता है? आर्थिक सुधार का जनक जो है भारत में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक है। अब शराब उत्पादन में कौन कर लगाता है? शराब उत्पादन में जो है राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। किसके द्वारा कर लगाया जाता है? शराब उत्पादन में दोस्तों किसके द्वारा कर लगाया जाता है? तो शराब उत्पादन में दोस्तों जो है राज्य सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए प्रश्न 7, योजना आयोग का उपनाम क्या है? यानी योजना आयोग का उपनाम यानी अलग हम किस नाम से उसको पुकारते हैं? तो थिंक टैंक के नाम से पुकारते हैं। योजना आयोग को हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? थिंक टैंक नाम से पुकारते हैं। थिंक टैंक को यदि हम बोले तो विचार मंडल। थिंक मीन्स विचार, टैंक मीन्स मंडल। तो थिंक टैंक मीन्स क्या होता है दोस्तों? विचार मंडल। योजना आयोग का उपनाम क्या होता है? विचार मंडल या थिंक टैंक। 8वां दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हमें आपको लिखकर क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये पेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखते हैं भारतीय बजट को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? भारतीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण। ये लगता है दोस्तों 2 बार क्वेश्चन हो गया। वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेवा कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है? कैसा कर है? सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। सेवा कर कैसा होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। सेवा कर कैसा है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर होता है। उसके बाद दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगला जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है सारी दामोदर घाटी हो गई, हीराकुंड हो गया, भाखड़ा नांगला, ये सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। इस पर स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों प्रश्न 12,
आप बोलता है कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित, सेम आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका उद्योग पर आधारित हो गई। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हमारी आधारित थी कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए प्रश्न 13, आज हम आपको लगभग 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस 80 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए बिना स्किप किए और लगातार देखते रहिए और जो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको और कुछ पढ़ना नहीं है। यदि इकोनॉमी में आप इतने ही यदि क्वेश्चन चले गए तैयार करके, तो आपका यूपीपी, एसएससी या फिर हुई बैंकिंग और या पेट, इनमें क्वेश्चन कोई छूटने वाले नहीं है। यदि 10 क्वेश्चन आता है इसके, तो आप आराम से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे इस 80 क्वेश्चनों में से। देखिए दोस्तों हम बेहतरीन जो है कंटेंट इसमें लेकर आए हुए हैं। अगला देखिए दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर आधारित, अभी आप लोगों को बताएं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कौन से पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, औद्योगिक विकास की दृष्टि से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है इम्पोर्टेंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इम्पोर्टेंट थी। सुनिए दोस्तों अगला, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 31 मार्च 1956 को। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 31 मार्च 1956 को। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न 15, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात यानी जितने भी उद्योग कारखाने थे, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए थे। तो अभी आपको हम दोस्तों बताएं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, उद्योग पर आधारित थी। हालांकि ये तीनों चीजें क्या है, उद्योग है हमारे, इसलिए हमारे कौन सा आंसर हो गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 16 देखते हैं, पहली बार योजना आयोग का अंतराल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार योजना आयोग का अंतराल कब हुआ था, एग्जाम आ चुका है, एसएससी में भी आया, एसएससी सीपीओ में भी आया है। 3 वर्ष के लिए हुआ था, 1966 से 1969 तक। दोस्तों इसको याद रखिएगा, पहली योजना आयोग का अंतराल कब हुआ था, 3 वर्षों से लेके 3 वर्षों के लिए 1966 से लेके 1969 तक। इसमें ऐसा होता है कि बीच में स्किप हो जाते हैं, इसमें योजनाएं नहीं बढ़ती, यानी उसमें सरकार नहीं हो, चाहे ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से जो है योजना आयोग का अंतराल हो गया था। अगला दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। देखिए प्रश्न 17 क्या कहता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही थी, सूखा पड़ने के कारण। याद रखिएगा, सूखा पड़ने के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सूखा पड़ने के कारण असफल रही थी। इसका असफल होने का 2 रीजन और है, एक तो पाकिस्तान से उस समय युद्ध चल रहा था, दूसरा जो है चीन से भी युद्ध चल रहा था, और तीसरा रीजन ये हो गया सूखा पड़ने के कारण। तो दोस्तों 3 कारणों से हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो रही असफल रही। कौन कौन सी, इसके कारण कौन कौन से हुए, तो चीन से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध और सूखा पड़ने के कारण दोस्तों जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है हमारी असफल रही अपने लक्ष्य प्राप्ति में। लेकिन इसकी एक खास बात और थी, अभी आगे चल के हम इसकी एक खास बात बताने वाले हैं। दोस्तों देखते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है भारतीय बैंक किस भारतीय बैंक की विदेश में सर्वाधिक शाखाएं हैं, स्टेट बैंक की, किस भारतीय बैंक की विदेश में सर्वाधिक शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, विदेश में शाखाएं हैं इसलिए भारतीय स्टेट बैंक की। आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, आईएफएससी का जो अपने बैंक की पासबुक की किताबों में लिखा हुआ देखा होगा आईएफएससी कोड, तो उसका दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रश्न 20, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चाहे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों पूछे चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे, ठीक है, और चाहे इसरो की स्थापना पूछे, ये तीनों क्वेश्चन एक ही आंसर है इसका। चौथी पंचवर्षीय योजना कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे, चाहे पूछे भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, चाहे इसरो की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट बनता है, इसरो की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। प्रश्न 21, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की संस्थापना कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो हम देखते हैं
इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। 1975 में। उसके बाद दोस्तों आता है प्रश्न 22, केंद्रीकरण की नींव किस योजना में रखी गई? केंद्रीकरण की नींव किस योजना में रखी गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसी में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी में जो है इसरो की स्थापना की गई थी और इसी में जो है केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी। तो कौन सी इसी है? चौथी पंचवर्षीय योजना इसी है। आया समझ में? प्रश्न 23, रोलिंग प्लान को भारत में किस पार्टी के सरकार ने स्वीकार किया था? उत्तर, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने। किसने स्वीकार किया था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने जो है रोलिंग प्लान को जो है स्वीकार किया। इस रोलिंग प्लान के वजह से ही ये सरकार जो है अपनी सरकार चलाने में असफल रही, क्योंकि इसकी नीतियाँ अच्छी नहीं थी। दूसरा योजना अवकाश कब लागू हुआ था? इम्पोर्टेंट रखना। दूसरा योजना अवकाश कब लागू हुआ था? एक वर्ष के लिए 1979 से 1980 तक। दोस्तों कब हुआ था? 1979 से 1980 तक, एक वर्ष के लिए। आगे दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? किस आधार पर दोस्तों रैंकिंग तय करता है? तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग जो है राष्ट्रीय कोष किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? देखिए दोस्तों, उत्तर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, टेरिसीमा योजना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा चलाई गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना द्वारा चलाई गई थी। टेरिसीमा जो है योजना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा चलाई गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना द्वारा चलाई गई थी। अगला दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1990 में भारत मुद्रास्फीति के उच्च समृद्धि का मुख्य कारण क्या रहा था? मुद्रास्फीति का विदेशी ऋण के वजह से जो है हमारी मुद्रास्फीति हुई थी 1990 में। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसमें, इसलिए छोड़ कर कहीं मत जाइए, इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। 28 नंबर का देखिए, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या दोस्तों नापा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कोई स्टार लगा के रखिएगा इसको। आय की विषमता नापा जाता है दोस्तों। जॉन मिलर कौन थे? कौन सी जो है परियोजना पर आधारित है? जॉन मिलर मॉडल जो है कौन सी परियोजना पर, जो पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? जॉन मिलर मॉडल पर आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस पे आधारित है? कौन सी मॉडल पर? जॉन मिलर मॉडल पर आधारित है। अगला दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको हम दोस्तों डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, भोजन काम उत्पादन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद दोस्तों तीसरा योजना अवकाश किस वर्ष लागू हुआ था? 2 वर्षों के लिए 1990 से 1992 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले, 8 यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और 8वीं पंचवर्षीय स्टार्टिंग होने से पहले जो है 2 वर्ष का अवकाश रहा था, योजना अवकाश का। दोस्तों आपको हम तीनों अवकाश क्वेश्चन के माध्यम से बता चुके हैं। तो अब तक हमारे जो है योजना अवकाश कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं, टोटल इतने ही है, इससे अलावा योजना अवकाश नहीं है। पहली योजना अवकाश कितने वर्षों के लिए हुई थी? 3 वर्षों के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना आयोग योजना अंतराल कितने वर्षों के लिए हुआ था? तो दोस्तों 1 वर्षों के लिए। तीसरा अंतराल कितने वर्षों के लिए हुआ? दोस्तों 2 वर्षों के लिए। सबकी सामने डेट भी लिखी हुई है। हम दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न जो है 33, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया? हाशिम समिति का गठन किया गया। 34, गिल्ड एंड बाजार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सरकारी प्रतिभूति का बाजार। गिल्ड एंड बाजार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सरकारी प्रतिभूति का बाजार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का पीडीएफ है। चलते हैं दोस्तों, देखिए
एलपीजी सिस्टम दोस्तों एक गैस वाला एलपीजी नहीं है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का प्राइवेटाइजेशन, एस का मतलब जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ दोस्तों? एलपीजी का मतलब गैस वाला मत समझ लेना, चूल्हा वाला खाना जो बनाया जाता है वाला नहीं है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन सिस्टम। कब लागू किया गया था दोस्तों? 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, एलपीजी गैस वाला नहीं है। उसके बाद दोस्तों 36, आरबीआई किस सूचकांक के आधार पर मौद्रिक नीति तय करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है आरबीआई जो है मौद्रिक नीति तय करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 37, एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा दोस्तों? एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न 39, भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? मनरेगा है दोस्तों। 40, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन से ओनली लाभ कमाना, उत्पादन से ओनली लाभ कमाना। अगला दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या दोस्तों मतलब होता है? उत्पादन से ओनली लाभ कमाना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू है? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों लागू है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। उसके नंबर दोस्तों 42, मांग वक्र की प्रवणता कैसी होती है? मांग वक्र, हम मांगे कैसे? हम मांगे कैसे, किससे? जब हम ऋणात्मक में होंगे तभी किसी से तो मांगेंगे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी तभी तो हम दूसरे से मांगेंगे, इसलिए इसकी प्रवणता कैसी होगी? ऋणात्मक हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, जो है प्रश्न 43 हमारा देखिए क्या कह रहा है? वर्तमान में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सेवा क्षेत्र होता है। सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र होता है। वर्तमान में जीडीपी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। देखिए इसका यहाँ पर हमने आंसर भी लिख रखा है। तो किस क्षेत्र से दोस्तों प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। पहले कृषि था लेकिन अब कृषि नहीं है, अब जो है सेवा क्षेत्र पर लगा के टिकाइएगा। प्रश्न 44, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसको माना जाता है? जेम्स किंग्स को माना जाता है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? जेम्स किंग्स को माना जाता है। उसके पहले हमने आपको एक और क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था भारत में? ये चीज याद रखिएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था भारत में? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, कच्चा तेल किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कच्चा तेल किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर दोस्तों स्थित है? सूरत में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सूरत में स्थित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का, हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में हुई थी। 1967 में हुई थी। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? सितंबर सन 1914 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? सितंबर सन 2014 में 1900। उसके बाद दोस्तों देखिए, विश्व में हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति की विकास किसने की? नारायण बोरोलांग ने की थी। और जो है एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा की थी? भारत में की थी, वो 1967 में। और जो है विश्व में कब की गई थी? 1960 में। तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा दोस्तों, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। भारत में 1967 में एम.एस. स्वामीनाथन ने, और जो है इसमें जो है विश्व में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? एम.एस. नाम बोरोलांग 1960 में दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को और कोई वीडियो ना कोई आपको और कोई बुक उठानी पड़ेगी, आपका वन डे एग्जाम इतने में ही क्लियर हो जाएगा, विश्वास रखिएगा, इतने में आपका वन डे एग्जाम क्लियर हो जाएगा यदि आप इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न 33, EWS किन व्यक्तियों को उपलब्ध होता है? जिन व्यक्तियों की आय 8 लाख से कम होती है, जिन व्यक्तियों की आय वार्षिक आय कितनी होती है? 8 लाख से कम होती है, उनको क्या प्राप्त होता है? EWS में 10% उसको क्या मिलती है? छूट मिलती है। कितने परसेंट की छूट मिलती है? 10% की। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किसमें रही थी? किस फसल में? गेहूं में। गेहूं का दूसरा नंबर किसका आता है? चावल का। गेहूं का किसका नंबर आता है? चावल का दोस्तों। ये याद रखिएगा, दूसरा नंबर किसका आता है? चावल का आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिएगा 55, IRDI का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों स्थित है? हैदराबाद में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित होता है दोस्तों? इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित होता है? तो देखिए दोस्तों, इको मार्क जो है किससे संबंधित होता है, आपको हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इको मार्क जो है आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक अभी आपको बता देते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लड ऑपरेशन के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। 58 नंबर का प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में ज्यादा तेज धारणी समावेशी वृद्धि की गई थी? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा तेज धारणी और समावेशी वृद्धि पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? जूट एवं फसल उत्पादन से। यूरोपीय प्रबंधन के तहत भारत का पहला बैंक कौन था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1986। यूरोपीय प्रबंधन के तहत, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय प्रबंधन के तहत भारत का पहला बैंक कौन था? कौन सा था? यूरोपीय प्रबंधन के तहत दोस्तों भारत का पहला बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1986। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दो लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 62 नंबर का क्वेश्चन है। SBI किस बैंक के राष्ट्रीयकरण से बना है? इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से SBI बना है। SBI किससे बना है? इंपीरियल बैंक से बना है। SBI किसके राष्ट्रीयकरण से बना है? इंपीरियल बैंक से। SBI किसे बना है? इंपीरियल बैंक से। 63 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक कौन सा है बैंक है? SBI ही है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है दोस्तों? SBI है। 64 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 64 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? तो RBI है। व्यापारिक बैंक कौन सा है? SBI। और केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। दोनों में डिफरेंस रखिएगा, व्यापारिक पूछे तो SBI और केंद्रीय बैंक पूछे तो RBI। बैंकों का दर का तात्पर्य क्या समझते हैं? बैंकों की दर से आप इसका क्या अर्थ निकालना चाहेंगे? तो बैंकों का तात्पर्य, दर से तात्पर्य होता है RBI वाणिज्यिक बैंकों को दिन यहाँ पर थोड़ा सही करिए, यहाँ पे दिन लिखिएगा, दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो है दीर्घकालीन ऋण देता है। यहाँ पे दीर्घ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है। कैसा ऋण हमको देता है? दीर्घकालीन ऋण देता है। बैंक दर से क्या दोस्तों आप समझते हैं? RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन जो है, दीर्घ मतलब बहुत दिनों के लिए ऋण देता है। अगला दोस्तों जो है दीर्घकालीन ऋण देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिए
इसमें आ जाते हैं हम। देखिए 17, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी दोस्तों। 67, भारत का केंद्रीय बैंक का कार्य कहाँ पर है? RBI द्वारा। भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य किए जाते हैं कहाँ पर? RBI द्वारा। भारत में केंद्रीय बैंकों का कार्य कहाँ पर किया जाता है? RBI द्वारा जो है किया जाता है। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय इसका मुंबई में। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसको क्वेश्चन लगेगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982, मुख्यालय मुंबई। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन 1969 में कौन सा बैंक चीन में अपनी पहली शाखा खोला है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में अपनी जाके पहली शाखा खोल दिया है। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संस्थान करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संस्थान करता है दोस्तों? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इकोनॉमी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दिवस कब मनाया, संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, करों से प्राप्त धन को किस में एकत्रित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करों से जो हम लोग को धन प्राप्त होता है ना, वो कहाँ पे एकत्रित किया जाता है? आज दोस्तों जान लीजिए, जो हम लोगों से कर लिया जाता है जो है कहाँ एकत्रित किया जाता है वो जान लीजिए, समेकित कोष में। अगला देखिए दोस्तों 73, रोजगार की दर से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? टेक्सटाइल या हथकरघा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पेट के हिसाब से देखिएगा। ये जो है यूपी SSC वाले इसको हमेशा के लिए याद कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का उद्योग की दर से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होगा रोजगार की दर से? टेक्सटाइल। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर दोस्तों कैसा है? प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्यापार नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। यूपी पेट वाला ध्यान रखिएगा, जो यूपी से स्पेशल क्वेश्चन आ रहे हैं उनको विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्यापार कर से। 76, बिक्री कर कहाँ लागू नहीं होता है दोस्तों? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में जो है बिक्री कर लागू नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। जो है बिक्री कर कहाँ लागू नहीं होता है? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यथा मूल्य का क्या तात्पर्य है? बाजार से ली जाने वाली मूल्य पर कर लगाना। बाजार से ली जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, ये होता है यथा मूल्य का तात्पर्य। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। 78, सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। दोस्तों एक आपको हम क्वेश्चन एक बता रहे हैं, मध्य प्रदेश देवास में कैसी करेंसी जो है हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, छापते हैं, कैसी करेंसी है? और जो है एक की दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सुनिए, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ये 80 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल रट लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, इससे आगे और आपको स्टेट लेवल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यूपी पेट हो चाहे यूपी PCS का भी इसमें क्वेश्चन है, PCS भी हो, SSC भी हो, बैंकिंग रेलवे के लिए तो है, ये है ग्रुप D के लिए भी है। इसलिए दोस्तों इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन अभी लाने जा रहे हैं जैसे, और इसको जो है शेयर कीजिए यदि आपको पूरा सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन की बटन जो है आप लोग दबा के रखिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए आप लोग को नोटिफिकेशन बिल्कुल तुरंत आपको पता चले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ये हमारा प्रयास है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए।